हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनाथ के बीच में होने वाली तीखी बहस। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी सुधांशु त्रिवेदी सिर्फ और झूठ बोलेगा और सिर्फ झूठे आगे बढ़ाएगा और इतिहास में ले जाके इतिहास की बात करेगा, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनाथ जी सुधांशु त्रिवेदी के झूठ के सारे पर्दाफाश करेंगी और पोल खोल करेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ये डिबेट वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले सुधांशु जी आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री ने आज राम राज्य पर चर्चा की है आंध्र प्रदेश में। उन्होंने कहा कि 4 प्रतीक हैं। उन्होंने कहा काम को लटकाना अटकाना छोड़ने की जरूरत है और जो ये करती रही है पूर्ववर्ती सरकारों पर, अन्य लोगों पर उनका आरोप है। अच्छा ठीक है, समझ गया। ऐसे में मेरा प्रश्न आपसे ये है, जो कांग्रेस भी कहती है कि आप राम मंदिर का में तो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य के जो मूल हैं, जो उसकी नींव है, क्या उसका पालन हो रहा है? कैसे आप यकीन दिलाएंगे जनता को कि आप राम राज्य का पालन करके सरकार चला रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं नहीं मानता। देखिए, जिनको राम राज्य में राजनीति नजर आती है, तो मैं 2 उदाहरण बता रहा हूं। भारत के इतिहास में केवल एक ही अवसर ऐसा है जब किसी चुनाव अभियान की शुरुआत राम के नाम से अयोध्या में की गई। नवंबर 1989 स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राम राज्य का नारा देते हुए राम का नाम लेकर अयोध्या, यानी तत्कालीन उस समय फैजाबाद नाम था, वहां से चुनाव अभियान की शुरुआत की, यानी प्योर इलेक्शन कैंपेन। हमारे लिए भगवान राम चुनाव तो छोड़िए, राजनीति का भी मुद्दा नहीं है, ये भारत की अस्मिता का मुद्दा है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और जब राजनीति की बात करते हैं स्याही, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई हम जो कुछ करते हैं जनता को अर्पित कर देते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में प्रेरणा दी गई है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि। आप ही की वस्तु थी, हमने आपको समर्पित कर दिया। उन्होंने झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। का उदाहरण दिया, राम राज्य के अनेकानेक ऐसे आदर्श हैं जो गांधी जी को भी प्रेरणा देते थे, मगर अफसोस की बात यह है कि आज गांधी नामधारियों को प्रेरणा नहीं दे पाते हैं, बल्कि उनके मन में पता नहीं क्या था। और एक और बात, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। और जाने कौन कौन सी बहुत सारी बातें थी, इंडिया इंदिरा हो जाता था। तो इसलिए जो भगवान के प्रति समर्पित रहता है उसमें अहंकार नहीं होता है, अन्यथा सत्ता का अहंकार बहुत सहज आ जाता है। यह भी राम राज्य के आदर्शों में दिखाई पड़ता है। दूसरा सवाल है कि किस बिसात पर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि राम और राम मंदिर से जो हिंदू वोटर है, वो लहर जो इस वक्त राम के नाम पर चल रही है, हिंदू वोटर उस लहर से अछूता रह जाएगा और 2024 में वो वोट डालेगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं 2 बातें कहूंगी। बात रामराज से शुरू करते हैं ना। आपने सवाल पूछा था, 3.25 मिनट का देश के नाम प्रवचन भी दिया गया यहाँ पर, लेकिन रामराज पर नहीं आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रामराज का मूल मंत्र क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापक। 44% बेरोजगारी, जिसमें से 20 से 25 साल के युवा बेरोजगार, जिन माँ और पिता ने एक रोटी कम खाकर बाबू को पढ़ा लिखा कर कुछ बनने के लिए तैयार किया, वो युवा बेरोजगार है। जब वो खाने की थाली परसती है तो उसमें आटे से लेकर दही पर जीएसटी है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापक का पहला कि लोगों को त्रस्त ना किया जाए, वहां पर दुख ना हो, वहां पर पीड़ा ना हो। तो देखिए कैसे वो रामराज का संकल्प पूरा कर रहे हैं मोदी। बात तो सही है। मोदी जी ने बड़ी गजब बात कही, हमने लोगों से जो लिया वो उनको समर्पित कर दिया। नहीं, हमने लोगों से जो लिया वो अपने कुछ मित्रों को समर्पित कर दिया। अगर ये कहते तो मैं 100% पहली बार उनसे पूरी तरह से उनका समर्थन करती। यही नहीं, अभी और सुनिए। असलियत यह है अंजना जी कि आप या भारतीय जनता पार्टी के जो शब्द हैं उससे मुझे आपत्ति। आपने कहा हिंदू वोटर छूटा रह जाएगा। मेरे लिए वोटर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरे लिए वोटर हिंदुस्तान का वोटर है और वो मूल मुद्दों से परेशान है और वो परिवर्तन चाहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो चाहता है कि जिस दम्भ और अहंकार से ये सरकार चल रही है, जब महंगाई होती है, 4 महीने की चरम सीमा पर महंगाई है, कोई चर्चा सुनाई दे रही है आपको? सरकार ने कुछ कहा है इस महंगाई को लेकर? 9.5% पर खाद्य में महंगाई है। फूड इन्फ्लेशन 9.5% पर है, शहरी क्षेत्रों में 10% पर है। सरकार के चेहरे पर शिकन आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि खड़े होकर कह देंगे जी हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कुछ और भी बोल देंगे हम ये चीजें नहीं खाते। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 9.5% फूड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन आधा हो गया है, मतलब लोग उपभोग कम कर रहे हैं। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से। लोग परेशान हैं महिला अपराध से। IIT BHU में अगर आपके गुर्दे पकड़े जाते हैं तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रामराज की परिकल्पना क्या थी? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर आप बात करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने आप कैसे सिर झुका के खड़े होते हैं?
जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की आप बात करते हैं वो राम तो सबके है, कोई आपकी ना बपौती है ना आपका आधिपत्य है राम पर। और आपने जो मुझसे सवाल पूछा उसका मैं दो टूक जवाब देने से पहले एक चीज यहां पर बोलना चाहती हूं। आपने राहुल गांधी जी की 2 बाइट चलाई, उसका साधुवाद, लेकिन जो बाइट उन्होंने कही, जिसका संदर्भ आपने बोला लेकिन वो बाइट नहीं चली, वो बाइट थी धर्म को लेकर। उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, मैं धर्म के मूल्यों पर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं, उससे फायदा नहीं उठाता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। आपके सीधे सवाल का जवाब मैं बिल्कुल देना चाहती हूं। आज जनवरी की 16 तारीख हो गई और असलियत यह है कि गठबंधन की सारी बातें ना सार्वजनिक रूप से की जाती है ना आज तक के स्टूडियो में बैठ के करूं। और कभी भी टिकट 4, 5, 6 महीने पहले अनाउंस नहीं होता है। तो जब टिकट अनाउंस होने होंगे लोगों के हो जाएंगे। फाइल कोई अटकी नहीं है, फाइल एक ही है और वो फाइल किताबी है, क्योंकि जो दावे हैं वो सब नकली हैं और वो सरकार की प्रोग्रेस की, सरकार की नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त की फाइल है। ये लोग समझते हैं और ये लोग बूझते और जानते भी हैं। मजा आया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है सुधांशु जी, एक बार आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि राम राज्य पर आपकी सरकार नहीं चल रही है, कई प्रश्न उन्होंने दागे। उसके बाद मलूक नागर जी, मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूं। आशुतोष शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए एसपी की तरफ से। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। उन्होंने महंगाई की बात कही तो मैं कहता हूं चेक कर ले कोई भी जाके, उनके 10 साल में औसत महंगाई की दर रही है 8.2%, हमारे पिछले 9.5 साल में औसत महंगाई की दर रही है 5.1%। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आज के समय में दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है G20 कंट्री में जहां महंगाई हमसे ज्यादा हो, जहां पे महंगाई की दर हमसे कम हो और विकास की दर हमसे ज्यादा हो। तो महंगाई और विकास की दर में इस समय वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तीनों का कंजम्पशन कम हो रहा है। तो अभी का डाटा है कि पिछले साल में भारतीयों में 41 लाख 4 व्हीलर्स खरीदे, 41 लाख, कंजम्पशन कम होता दिखाई पड़ रहा है। हवाई यात्रा में भारी वृद्धि हुई है, कंजम्पशन कम होता दिखाई पड़ रहा है। और जो मकान खरीदे गए पिछली बार की तुलना में वो 24% ज्यादा है। सामान्य मकान, जो लग्जरी मकान कहते हैं कि जिनकी 1.5-2 करोड़ से ऊपर की कीमत होती है, उसमें 31% की वृद्धि हुई है। रोजगार की बात करते हैं कि जब इनकी सरकार थी उस समय 11 करोड़ EPFO, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के खाते थे, अब 27 करोड़ है। तो 16 करोड़ कोई ऐसा तो नहीं अपने आप किसी ने खाता खुलवा दिया और उसमें उसका नियोक्ता पैसा भी डालने लगा। मैं नहीं मानता। हाँ, और एक बात और कह दूं, चलिए तो उसका जवाब था। आपने कहा हिंदू वोटर की चिंता नहीं, बिल्कुल सही बात है। इनको हिंदू वोटर थोड़ी चिंता है। इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात बोली है कि ये आंशिक सत्य बोला है। इन्होंने कहा वोटर को हिंदू मुसलमान में नहीं देखते, वोटर को हिंदू में नहीं देखते, क्योंकि हिंदू में अगड़ा पिछड़ा करना है, उत्तर दक्षिण करना है, तमिल हिंदी कर लेना है, बड़े आराम से कर लेंगे। इनका तो बहुत साफ सिद्धांत है, इनको हिंदू वोटर की चिंता नहीं करनी है। 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अंजना जी, मुझे 5 सेकंड बोलने का मौका दीजिए। 1.25 मिनट बोले और ठीक है, हमेशा जी, की तरह झूठ बोला। ठीक है, इसलिए इसका आपको जवाब 5 दे सेकंड का बस मौका दीजिए, बिल्कुल संक्षिप्त में बोलूंगी। ये भगवान क्या जुल्म है। कहा कारें ज्यादा खरीदी जा रही है, लग्जरी घर ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। अरे प्रभु, इसीलिए तो कहते हैं आप सूट बूट की सरकार है। ITC और HUL 2 FMCG कंपनी है। मंजन, तेल, साबुन, जो चीजें गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीदता है वो चीजें वो बेचती है। माइनस में उनकी ग्रोथ रेट आ रही है, माइनस में प्रॉफिटेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि गरीब ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहा है। कंजम्पशन का मानक FMCG होता है, कंजम्पशन का मानक लग्जरी विला नहीं होता। लेकिन आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप सूट बूट पहनकर 15 लाख का सूट करके नहीं समझ सकते। और मैं एक बात और कह दूं, असलियत यह है कि देश के लोगों को देश के देखने के बजाय, भारतीयों की तरह देखने के बजाय आप विभाजित करते रहे। आप तो देश को उस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री का राशन ना दीजिए तो वो लोग भुखमरी से मर जाएं। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार का डेटा है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। सरकार का ही डेटा यह कहता है कि आपकी अर्थव्यवस्था ने इस तरह से चरमरा गई कि रियल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कोलैप्स कर चुकी है और महंगाई जो है वो 6% के आसपास है। यूपीए की बात छोड़ दीजिए, अपने ही पहले से कंपेयर कर लीजिए तो डूब चुकी अर्थव्यवस्था अगर ना डूबती तो 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री का राशन ना देना पड़ता। झूठ बोलते वक्त, आंकड़े कोट करते वक्त थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी अगर प्राइमरी बात करी जाए तो अच्छा रहेगा। बस हवा निकल गई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने इस डिबेट वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने कही गई सारी बातें सिर्फ और सिर्फ झूठी और खोखली हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बात सिर्फ और सिर्फ झूठी और बकवास होती है, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। झूठे आंकड़े बताए जाते हैं, बेवकूफ बनाया जाता है, धोखा दिया जाता है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाया जाता है। जो भी रोजगार की बात करता है, रोजगार की बात नहीं की जाती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे हमें लड़ाया जाता है, ताकि आने वाले वक्त में हम हिंदू और मुसलमान दोनों कटोरा लेके मस्जिद के साथ और मंदिर के बाहर भीख मांगे और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यंगस्टर किस हाल में। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में आपने ये भी देखा कि किस तरह से सुप्रिया श्रीनाथ जी ने सुधांशु त्रिवेदी के सारे झूठ की पोल पट्टी खोल के रख दी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अभी भी नहीं समझे कि हमारे आने वाला फ्यूचर किस तरह का होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा और हर इंसान को ये बात समझानी होगी कि अगर हम अपना फ्यूचर अच्छा चाहते हैं तो हम सोच समझ के वोट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।